कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होंगे। मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मैं वीडियो बनाने में काफ़ी लेट कर दिया मैंने। तो पिछले क्लास में मैं वीडियो में मैंने कार्यपालिका के बारे में बताया था, और कार्यपालिका के बारे में ये बताया था कि कार्यपालिका जो होती है, मतलब कार्यपालिका के कुछ काम के बारे में, यानी कार्यपालिका में क्या क्या होती है उसके बारे में बताया था, जिसमें मैंने कि क्या कहते हैं, जिसमें मैंने इसका वर्णन किया था, क्या कहते हैं उसको, कैग का वर्णन किया था, पैक का वर्णन किया था, संयुक्त प्रवर समिति का वर्णन किया था, ये सारा कुछ। आज का जो टॉपिक है वो एजीआई है। एजीआई कहने का मतलब भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी एजीआई, राष्ट्रपति। एजीआई के बारे में कहा जाता है कि एजीआई जो होते हैं, मतलब एजीआई राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक एजीआई अपने पद पर बने रहेंगे। इनका कोई कार्यकाल का अवधि नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। एजीआई भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। एजीआई भारत के क्या होते हैं? प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ये भारत सरकार और राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देते हैं। ये क्या करते हैं? भारत सरकार और राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देते हैं तथा राष्ट्रपति के निर्देशानुसार अन्य कार्य का भी कार्यवाहन करते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि यह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, यानी किसी भी सदन में, संसद का जो भी राज्यसभा है या लोकसभा है, दोनों में से किसी में भी ये भाग ले सकते हैं। और कार्रवाइयों में बोल सकने का भी अधिकार है, यानी जो भी उनको मन है कि इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, किसी भी तरह के टॉपिक पे उनको बोलने का भी अधिकार है, परंतु मतदान नहीं कर सकते। लेकिन अगर संसद में कुछ भी कोई भी एक्ट पारित होने पर या कोई भी विधेयक पारित होना है और उस पर मतदान की आवश्यकता है, तो उस मतदान को करने की जिम्मेदारी या उस मतदान को करने का अधिकार एजीआई को नहीं होता है। तो ये हम लोग कहें कि एजीआई भारत का महान्यायवादी के बारे में क्या हम लोग जाने, तो भारत का महान्यायवादी क्या होते हैं कि अपने पद पर जब तक बने रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति चाहेंगे। दूसरा हम लोग एजीआई जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, यानी विधि के कानून के सबसे बड़े अधिकारी, सबसे पहले अधिकारी कौन है? तो एजीआई है। तीसरा बात हम लोग ये देखें कि भारत सरकार के तथा राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार होते हैं। राष्ट्रपति के निर्देशानुसार अन्य काम भी करते हैं, और ये संसद के किसी भी सदन में भाग लेकर के उसके कार्रवाइयों में बोल भी सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। एजीआई के बारे में कहा गया कि एजीआई जो होते हैं न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं। यानी एजीआई की योग्यता क्या होती है? जो न्यायाधीश की योग्यता होती है, यानी जो भी लोग न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं वो एजीआई की योग्यता भी रखते हैं। एजीआई किसी भी कोर्ट में सुनवाई भी कर सकते हैं, यानी किसी भी कोर्ट में एजीआई अपना सुनवाई कर सकते हैं और अपना पर्सनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब उसके बाद एजीआई के बाद हम लोग देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग कहने का मतलब है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी जिसको कहा जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, यानी इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए की गई थी, और इसकी स्थापना की सिफारिश सनातन कमेटी के ने 1964 में की थी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीवीसी कहते हैं, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया था, और इसकी स्थापना का जो सिफारिश करने वाले थे वो कौन थे? तो सनातन कमेटी थी। इसके स्थापना की सिफारिश किसने किया था? सनातन कमेटी। किसने किया था? सनातन कमेटी ने किया था, 1964 में किया था। शुरुआत में ये संवैधानिक संस्था नहीं थी, यानी शुरुआत में ये संवैधानिक संस्था के तौर पे नहीं काम कर रही थी, लेकिन बाद में क्या किया गया? 1988 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के अनुसार राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, और उस अध्यादेश पे इसको संवैधानिक तथा बहुसदस्यीय बना दिया गया। पहले सीवीसी में सिर्फ मतलब एक ही सदस्य होते थे, लेकिन अब 1988 में क्या किया गया? राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश जारी करके इसे संवैधानिक तथा बहुसदस्यीय बना दिया। 2003 में एक विधेयक पारित किया गया। फिर 1988 के बाद 2003 में एक विधेयक पारित हुआ, एक बिल पारित हुआ।
एक बिल पारित होने के बाद जिसमें क्या क्या कहा गया कि इसे कानून बना दिया गया, यानी सीबीसी को क्या किया गया, 2003 के एक विधेयक के अनुसार इसे कानून बना दिया गया। कानून बना दिया। सीबीसी एक अध्यक्ष है। सीबीसी में क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, यानी एक चेयरपर्सन होते हैं और 2 सदस्य होते हैं, और इन तीनों की नियुक्ति जो होती है वो इन तीनों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता के सलाह पर की जाती है। कहने का मतलब सीबीसी में क्या देखें हम लोग, तो सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको सीबीसी बोलते हैं। इसकी स्थापना केंद्र सरकार में हो रहे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की जाती है, और इसकी स्थापना का सिफारिश सनातन कमेटी को जाता है। और इसकी स्थापना जो की थी शुरुआत में, सनातन कमेटी ने 1964 में की थी, और इसके स्थापना शुरुआत में जो बात किया जाए तो शुरुआत में सनातन कमेटी जो था वो सनातन कमेटी संवैधानिक संस्था था, संवैधानिक संस्था नहीं था। लेकिन क्या किया गया 1988 में क्या किया गया इसमें कि इसमें एक कानून बनाया गया, मतलब 1988 में इसे एक राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा इसको संवैधानिक तथा बहुत सदस्य ही बना दिया गया। उसके बाद क्या किया उसके बाद 2003 में एक एक्ट लाया गया, एक बिल लाया गया, एक विधेयक लाया गया, और इस विधेयक के द्वारा इसे कानून बना दिया गया, और बहुत सदस्यी कानून बना दिया गया। और इसमें क्या होते हैं, सीबीसी में एक अध्यक्ष यानी एक चेयरपर्सन और 2 सदस्य होते हैं। इन तीनों की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह से? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता की सलाह पर करते हैं। तो ये हमारा भारत का महान्यायवादी और केंद्रीय सतर्कता आयोग था। अब है आपका अगला टॉपिक, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसको हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहते हैं, शॉर्ट में इसको कैट कहा जाता है। भारत के मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के पार्ट 14A के में अनुच्छेद 323 और अनुच्छेद 323 के ए और अनुच्छेद 323 के बी के तहत इसको जोड़ दिया गया। इसके तहत संघ तथा राज्य सरकार ने इसके तहत संघ या राज्य सरकार के जो भी लोक सेवाएं की शर्तें होती हैं, उन सारे शर्तों से संबंधित जो भी विवाद होती हैं, उन सारे विवादों को निपटाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण प्रोवाइड किया जाता है, व्यवस्था की जाती है उसकी। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और न्यायाधीश और प्रशासनिक अधिकारी की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। सिर्फ न्यायिक सदस्यों के नियुक्ति के समय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की सलाह राष्ट्रपति लेते हैं। तो यानी कहा गया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में ये कहा गया कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें कहा गया कि भारत के मूल संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1946 में इसको 14A भाग 14A के आर्टिकल नंबर 323 यानी अनुच्छेद 323 के ए और 323 के बी के तहत इसको जोड़ दिया गया। इसकी व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि जो भी लोक सेवा से संबंधित जो होते राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो होते हैं, उन सभी के जो लोक सेवा से संबंधित जो भी अधिकारी होते हैं, उन सब के बीच में जो भी अगर सेवा शर्तों से रिलेटेड कोई मतलब सेवा से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया या कोई भी विवाद उत्पन्न हो गया, तो इन सारे विवादों से निपटने के लिए एक संस्था होनी चाहिए, और इस संस्था को ये संस्था इस विवाद का न्याय करती है। तो इस संस्था इसके तौर पे हमारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण काम करती है, जिसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहते हैं। उसके बाद बोला गया कि इसमें जो भी अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न्यायाधीश जो भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी, ये सारे जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। और केवल सिर्फ न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के समय ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में हुआ। अब हम लोग देखते हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल, AFT जिसको कहा जाता है।
जैसे कि देखा जाए कि यहाँ लोक संघ एवं यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई सेवा शर्तों से बीच से सेवा शर्तों के अधिकारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। लेकिन उसी प्रकार अगर आपका सशस्त्र मतलब सेना बलों में कोई भी सेनाओं में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस सेनाओं के कार्य के संबंधित शर्तों में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है या सेना को कोई न्याय चाहिए होता है तो उसके लिए भी एक अलग संस्था बनाई गई है जो कि सेम एज केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तर्ज पर ही बनाई गई है, जिसको हम लोग AFT के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण इस तर्ज पर ही इसका निर्माण किया गया। यह सशस्त्र बल का तुरंत न्याय दिलाने का काम करती है। ये क्या करती है संस्था? सशस्त्र बलों को तुरंत न्याय दिलाने की काम करती है। 2009 में प्रतिभा देवी पाटिल सिंह के द्वारा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, उनके द्वारा इसका गठन किया गया था। भारत में 3 सेना बल है। इन तीनों सेना बल जो है इनके सेवाओं से लाभान्वित हो सकते, बेनिफिशियल हो सकते हैं, बेनिफिशियल होंगी या होती हैं। इसके साथ सैन्य अधिकारी मामले के विरुद्ध, यानी इसके साथ ही क्या होता है, सैन्य अधिकारी मामले के विरुद्ध, यानी मान ली कोई सैन्य अधिकारी मामला चल रहा है और उसके अगेंस्ट में कुछ हमको अपील करना है, उसके अगेंस्ट में हम लोग को कुछ न्याय चाहना है, तो उसके लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है। उसके लिए भी अलग व्यवस्था इसी में उपलब्ध है। एक और बात कहेंगे कि जो ये आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, इसको सेनाओं का मंदिर भी कहा जाता है, सशस्त्र बल सेनाओं का मंदिर भी कहा जाता है। AFT में अगर AFT कोई फैसला सुना देता है तो उस फैसले के विरुद्ध भी अपील किया जा सकता है। उस फैसले के विरुद्ध अगर वो उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उस फैसले के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उसके विरुद्ध अपील दायर कर सकते हैं। तो ये अब बात की गई। AFT के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति करते हैं किसके? तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करते हैं। AFT के वर्तमान अध्यक्ष जो है राजेंद्र मेनन है। AFT के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र मेनन है। अब बात रही नोट में कुछ बात कही गई है जिसमें CIC की बात कही गई है, जिसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं। इसके अध्यक्ष जो है सुधीर भार्गव है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता है, और बिहार के जो एडवोकेट जनरल है वो ललित किशोर है। उसके बाद केंद्र सरकार, अब बात कही गई कि केंद्र में क्या होते हैं? सॉलिसिटर जनरल होते हैं और राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं। अध्यक्ष के तौर पे अगर किसी राष्ट्र में राष्ट्रपति हो तो वो राष्ट्र गणतंत्रात्मक कहलाता है, और स्वतंत्र राज्यों के संघ को हम लोग संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। भारत में ये दोनों व्यवस्था लागू है। तो ये हमारा यहाँ तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, ये 2 चीज हम लोगों ने देखा। निर्वाचन आयोग, अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, पार्ट 15 अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है, यानी भाग 15 और अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है। पहले देखा जाए कि निर्वाचन आया कहाँ से, तो विश्व में बिहार का जिला वैशाली में प्रथम गणराज्य लोकतांत्रिक बनाया गया था, जहाँ से ही निर्वाचन की नींव पड़ी। यानी क्या कहा गया कि विश्व में बिहार का जो जिला है वैशाली, वहाँ ही प्रथम लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया था, जहाँ से ही निर्वाचन की नींव पड़ी। तो फिर उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 के बाद मतदान की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। इसमें तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 1989 के बाद मतदान की उम्र सीमा जो 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण क्या हुआ था? जिसका निर्माण 26 जनवरी 1950 में हुआ था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा है, और अन्य निर्वाचन आयुक्त में अशोक लावासा और सुनील चंद्रा आते हैं। भाग 15 अनुच्छेद 327 के अनुसार देखा जाए तो इसके अनुसार संसद विधि के द्वारा दोनों सदनों के साथ
विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन संबंधी नियमावली बना सकते हैं। कहने का मतलब भाग 15 अनुच्छेद 327 ये कहता है कि संसद मतलब क्या कहते हैं, संसद जो होता है यानी संसद जो है वो विधि के द्वारा दोनों सदनों के साथ मिला करके विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन संबंधी नियमावली को बना सकता है। ये यानी नियम को बनाने का दायित्व जो है अनुच्छेद 327 के अनुसार भाग 15 में वर्णित है कि विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन संबंधित जो भी नियमावली है वो नियमावली संसद के दोनों सदनों के साथ बनती है और विधि के द्वारा बनती है। समझ में बात आई। उसके बाद नियम क्या है, तो नियम पहला नियम निर्वाचन के क्षेत्रों का परिसीमन करना और निर्वाचन के समय नियमावली तैयार करना। और भी बहुत सारे नियम हैं लेकिन ये दो नियम मुख्य रूप से हैं कि निर्वाचन के क्षेत्रों का सबसे पहले परिसीमन करना और निर्वाचन के समय नियमावली तैयार करना। निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसके वेतन के बराबर होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनका जो वेतन होता है वो जो मुख्य आयुक्त जो होते हैं, निर्वाचन आयोग के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनके बराबर होता है। यानी निर्वाचन आयुक्त का वेतन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के वेतन के बराबर। और इनका जो कार्यकाल होता है, निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र सीमा तक ही होती है। यानी पहले जो पूरा हो जाए, 6 वर्ष पूरा हो जाए तब ये रिटायर कर जाएंगे, या 65 वर्ष उम्र पूरा हो जाए तब ये रिटायर कर जाएंगे। उसके बाद देखा बोला जाए निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए क्या किया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। संसद के 213 2/3 संसद के 2/3 बहुमत के अनुसार संसद के 2/3 बहुमत के कदाचार 2/3 बहुमत से कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाकर राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटा दिया जाता है। यानी कहा गया कि निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है, तो संसद के द्वारा 2/3 बहुमत के आधार पर कदाचार और असमर्थता का आरोप लगा दिया जाता है और आरोप लगा करके राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। समझे, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो ये हमारा निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ बातें थी, कुछ डिटेल थी। आगे हम लोग कुछ स्पेशल फैक्ट देखते हैं। अगला कार्यपालिका के अंदर अगला जो टॉपिक है वो कुछ नोट्स है। नोट में क्या है कि जनगणना के बाद जो निर्वाचन क्षेत्रों को हर 10 वर्ष में परिसीमन करना आवश्यक होता है। यानी हर जनगणना के बाद, जनगणना जब होती है उसके जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका हर 10 साल में परिसीमन करना आवश्यक होता है। परिसीमन के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी क्या कहते हैं उनको, मुख्य निर्वाचन चीफ कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य एवं योग्यता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्य की जब बात करें तो कार्य इनके राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इनका कार्य क्या है, जितने भी राजनीतिक दल है उन सभी को मान्यता देना। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो कार्य हैं वो जितने भी राजनीतिक दल है उनकी मान्यता देना। और निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो निर्वाचन संबंधित मानदंड को भी तैयार करते हैं। यानी मानदंड कहने का मतलब अगर कोई नियमावली के खिलाफ नियमावली के विरुद्ध जा रहा है, नियमावली का पालन नहीं कर रहा है, तो उनको क्या मानदंड देना चाहिए उसका भी ब्यौरा, उसका मानदंड जो तैयार करते हैं उनका काम किसका काम है, तो निर्वाचन आयुक्त का काम है। अब एक और टॉपिक है प्रॉक्सी मतदान। तो प्रॉक्सी मतदान होता क्या है पहले ये समझिए। जैसे कि मतलब मतदान के एक दिन पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, मतदान के एक दिन पहले जितने भी सरकारी कर्मचारी और पारा मिलिट्री फोर्स जो होते हैं उन सभी का एक दिन पहले मतदान कराया जाता है। और इस तरह के मतदान को प्रॉक्सी मतदान कहते हैं। यही यहाँ लिखा है। सरकारी कर्मचारी और पारा मिलिट्री के लिए 2003 में शुरुआत की गई थी। इसको कब शुरुआत की गई, 2003 में शुरुआत की गई। और यह व्यवस्था सबसे पहले गुजरात से शुरू हुई थी।
भारत में कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां, तो भारत की कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां में जैसे IN यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा बनाया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण पार्टी है BJP, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में इसकी स्थापना हुई और पहले अध्यक्ष इसके अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और 1984 में 2 सदस्य निर्वाचित हुए थे बीजेपी से। तीसरा नंबर में कम्युनिस्ट पार्टी यानी BCP यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ 1925 में MN रॉय की प्रेरणा से स्थापना की गई। और BCP मार्क्सवादी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका स्थापना जो हुआ था 1964 में हुआ था। और नेक्स्ट उसके बाद आपका 5वां नंबर जो है वो BSP है, भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी। BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में इसका स्थापना हुई थी, जो कि काशीराम के द्वारा की गई थी। और अब अगला है 6वां नंबर जो है NCP यानी नेशनल कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पार्टी। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक है नेशनल कांग्रेस पार्टी। NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष शरद पवार थे और स्थापना भी शरद पवार ने ही की थी। ये 6 पार्टियां जो है वो राष्ट्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है इनको, ये 6 पार्टियां। पहले निर्वाचन आयुक्त की जो बात किया जाए, पहले निर्वाचित आयुक्त जो है सुकुमार सेन थे और दूसरे निर्वाचन आयुक्त जो थे KV के सुंदरम थे। और मतलब कहने का पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन और दूसरे निर्वाचन आयुक्त KV के सुंदरम। और EVM का प्रयोग सबसे पहले केरला में किया गया था। EVM का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। इस प्रकार आज का टॉपिक इतना ही है। और इतना करने के बाद हमारा आज कार्यपालिका खत्म होती है। कार्यपालिका भी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी, वो सारे मैंने इसमें बता दी। अब उसके बाद आप यहाँ से कार्यपालिका खत्म होती है और अगले वीडियो में मैं न्यायपालिका को शुरू करूँगा।